आज हम यूनिट 7 के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न, सूची 1 से सूची 1 2 को सुमेलित करना है। आपको यह बताना है कि कौन से इकाई का कौन सा मात्रक है। उच्च वेग का मात्रक क्या है? तो मैक संख्या सही सुमेलित है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम ये भी सही है। दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल, तो यह जोड़ी सही सुमेलित है। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश परिमाण नहीं है? अब देखिए, सदिश परिमाण होने के लिए आवश्यक है कि किसी भी राशि का, किसी भी भौतिक राशि की दिशा होने के साथ साथ उसका परिमाण भी होना चाहिए। परिमाण और दिशा दोनों होगी तो उस राशि को हम सदिश राशि कहेंगे। तो वेग सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, लेकिन चाल सदिश राशि नहीं है। ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या संकल्पना देता है? तो न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार दक्षिणी ध्रुव पर होता है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का, या यूँ कहें कि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन वस्तु का भार जो होता है, वेट होता है, वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो भूमध्य रेखा पर अगर हम किसी वस्तु की भार की बात करें तो वो सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर अगर हम किसी वस्तु के भार की बात करें तो अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो उसको बाहर की ओर धक्का देता है? तो 2 प्रकार के बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही होती है तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। ठीक है। कोई वस्तु अगर इस तरह से वृत्तीय गति कर रही है तो एक बल बाहर की तरफ होता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक बल अंदर की ओर लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो आपसे बाहर की ओर पूछा है तो ये अपकेंद्रीय बल होगा। ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना, ये सब क्या है? अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। चुंबकीय, स्थिर विद्युत और गुरुत्वीय बल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आप जानते हैं कि ये सभी बल जो है स्पर्शी बल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सॉरी, ये अस्पर्शी बल के अंतर्गत आते हैं। एक बार मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि क्या उत्तर सही है। मेरे हिसाब से ये अस्पर्शी बल है, क्योंकि चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत और गुरुत्वीय बल जो होते हैं वो स्पर्श नहीं करते हैं, बिना स्पर्श करते हुए बल लगते हैं। ठीक है। जबकि घर्षण बल स्पर्शी बल होता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों में से एक दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है? तो गैसों के अणुओं के लिए कौन सी राशि समान होती है? तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर कहीं न कहीं गतिज ऊर्जा होगा। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता? तो मोमबत्ती। आप जानते हैं कि ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, इसलिए यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलती। हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है? तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन हवाओं में दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, केवल गतिज नहीं होती, दोनों प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। ठीक है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाता है। लुसेंट का एक फेमस क्वेश्चन है, तो सहसा कम हो जाए। ठीक है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यात्मक माध्यम के अपवर्तनांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? वायु के सापेक्ष किसी द्रव्यमान माध्यम के अपवर्तनांक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका मान 0 हो सकता है, ये सभी वायुओं के लिए है, यह हमेशा 1 से अधिक है, यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका उत्तर डी सही होगा।
उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होते? तो ऑक्टोपस में होते हैं, व्हेल में नहीं होते और डॉल्फिन में नहीं होते। तो 2 और 3 इसका सही उत्तर, 14 का सी सही उत्तर होगा। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेशम के संदर्भ में अगर हम कहें तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, बात सही है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही है। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बात गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर केवल 1 और 2 सही होगा। किस लोहा अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट में मिलता है। आप जानते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट और लिमोनाइट। तो हेमेटाइट इसका सही उत्तर होगा। अब अगर कहा जाए कि मानव कर्ण के लिए कौन सी आवृत्ति संवेदी है, तो ये भी आप जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आवृत्ति होती है वो मानव कान के लिए सुग्राही होती है, मानव इससे सुन सकता है। तो इसका उत्तर बी सही होगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो क्या प्रयोग करता है? तो रडार के द्वारा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो पीतल जो होती है वो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जर्कोनियम नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग हम कहीं ना कहीं परमाणु संयंत्रों में करते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ये आपने खूब पढ़ा होगा, 6400 मीटर प्रति सेकंड एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब हमको पराश्रव्य तरंगे मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे उत्पन्न करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप जो है इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं मैं कमेंट बॉक्स में इसको बता दूंगा, इसमें मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। वैसे इसका उत्तर सी सही होना चाहिए, ठीक है। मरुस्थल में मरीचिका या मृगतृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो मरुस्थल में जब मरीचिका या मृगतृष्णा बनती है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है? तो ये प्रकीर्णन का है। डी वाला जो ऑप्शन है ये प्रकीर्णन का है, इसलिए ये अपवर्तन का नहीं होगा। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण है। बाकी जो है रात में तारों की टिमटिमाहट अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। अब यहाँ एक ट्रिक याद रखना, अपवर्तन के उदाहरण वो होंगे जहाँ आपको किसी प्रकार का भ्रम होता है, जैसे जल में पड़ी हुई मछली का कुछ ऊंचाई पर दिखना, या तली में पड़े हुए सिक्के का कुछ ऊंचा दिखना, या तारों का टिमटिमाना, या आकाश का अपनी वास्तविक ऊंचाई से इधर उधर कहीं दिखना। तो जहाँ भी आपको थोड़ा सा भ्रमित करने वाली कोई बात हो तो वो अपवर्तनांक का उदाहरण है। और अगर किसी कलर की बात हो कि लाल क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है, तो वहाँ पर आपको प्रकीर्णन सही उत्तर लगाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ओके, अगले प्रश्नों को लेकर के हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।